वेलकम सर टू द बुलस्ट्रीट पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आपने पॉडकास्ट में आया है। तो सर थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे रही और आप इस फील्ड में कैसे आए और आजकल आप किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2002, सो आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज। तो पेरेंट्स ने कहा कि एक ऑप्शन है कि ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी आई है स्टॉक मार्केट में एज अ सब ब्रोकर। तो मुझे लगा ठीक है, पैसों की बहुत ज़रूरत थी। वी वर फ्रॉम अ वेरी यू कैन से लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो हमने पैसों की बहुत तंगी लाइफ में देखी स्कूल टाइम में, मतलब तो लगता था कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग बिग। तो स्टॉक मार्केट का नाम आया तो जैसे सबको लगता है इट्स लाइक अ फैंसी थिंग, सबको लगता है कि स्टॉक मार्केट मतलब रातों रात कुछ भी हो सकता है। तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग केम इनटू माय माइंड। तो मैंने एक ही सवाल पूछा कि क्या मैं इस मार्केट से बहुत बड़ा बन सकता हूँ। तो माय ब्रोकर सेड के बोले बेटा तू जितना सोच भी नहीं सकता ना, उससे ज़्यादा बड़ा बन सकता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये काम मैं करूँगा। तो आई स्टार्टेड दैट फ्रॉम द सब ब्रोकर। शुरू के 2-3 साल मैंने एज अ सब ब्रोकर काम किया। किस पीरियड की बात है सर ये? ये 2002 से 2005 के आसपास की। तो 2004 के लास्ट में जाके मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, काम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा पैसा बनता नहीं है, मतलब 50,000 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो ऐसे लाइफ नहीं चलेगी। तो आई हैव टू डू समथिंग बिग। तो मैंने सर्च करना शुरू किया, इंटरनेट पे बहुत कुछ समझा। तो ऑल ऑफ सडन मनी कंट्रोल पे एक फीचर होता था कि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़। तो उसमें आता था एनएससी वर्सेस बीएससी, दोनों साइड स्टॉक का प्राइस का डिफरेंस शो करते थे कि आज सपोज रिलायंस यहाँ पे 2400 रुपये बंद हुआ एनएससी में, और बीएससी में 2410 रुपये बंद हुआ। तो मुझे लगा ये इट साउंड्स अट्रैक्टिव कि यार 2400 में लिया, 2410 में बेच दिया, तो आई कैन मेक अ प्रॉफिट। तो उस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया। तो मैं उसको समझने के लिए, सीखने के लिए आई वेंट टू बॉम्बे। मैं 1 महीना बॉम्बे रहा, कुछ लोगों से दोस्ती हुई, मैंने बॉम्बे आर्बिट्रेज सीखी। देन आई स्टार्टेड डूइंग आर्बिट्रेज एट माय होम टाउन व्हिच वाज इन पानीपत। ओके। तो तो आपने दो पूरा सेटअप उधर लगाया था सर? यस 2005 में हमने पूरा सेटअप लगाया। आई स्टार्टेड विद 2-3 पीपल, देन आई स्केल्ड अप इट टू अराउंड 80 ऑड पीपल। तो 80 ट्रेडर्स आर्बिट्रेजर्स मेरे पास थे जो हम लोगों ने काम किया। तो 2007-8 तक हम ये करते रहे। फिर 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस आया, तब हम पैरेलली कुछ ट्रेडिंग की पोजीशंस भी लेते थे। तो मैंने जितना पैसा आर्बिट्रेज में बनाया, 2008 में मार्केट क्राइसिस में सारा पैसा गवा दिया। सारा? सारा एंटायरली, मतलब आई गॉन इनटू नेगेटिव। मैंने उस डे तक अगर आप बात करें तो मैंने लगभग 2 करोड़ रुपए तक इकट्ठा किया था, कमाया था। और ऑन दैट डे मैं 50 लाख से ज़्यादा नेगेटिव पे था, जो मुझे ब्रोकर का देना था। तो बट वो सारा पैसा जो मैंने खोया, वो खोया मैंने सारा ट्रेडिंग में। आर्बिट्रेज वॉज स्टिल मेकिंग मनी, और हैंडसम मनी। 7-8 लाख रुपए मंथ में आर्बिट्रेज में बना लेता था। तो मुझे लगा कि ठीक है, आर्बिट्रेज इज गुड, बट आई विल नॉट डू ट्रेडिंग अगेन। तो मैंने उस वो दिन और आज का दिन मैंने आज तक कभी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं की। अगर आप मुझे बोलोगे ये स्टॉक आज आप ले लो और ये स्टॉक 3 गुना हो जाएगा, पक्का खबर है, कुछ भी हो, आई विल नॉट बाय दैट। तो उसके बाद हम लोगों ने अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट शुरू की। ये किस टाइम की बात है? 2009 में आई स्टार्टेड डूइंग अनलिस्टेड 2009 से? यस। तो ये अनलिस्टेड शेयर्स आते कहाँ से थे, ये मुझे लगता है अगला सवाल आपका ही होने वाला है कि अनलिस्टेड शेयर होते क्या है और आते कहाँ से थे। इंडिया में पहले बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज होती है, रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस, बीएससी, डीएससी, लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज, पुणे स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारी, हर एक रीजन की एक अपनी स्टॉक एक्सचेंज थी। अभी भी आई है? नहीं, अब नहीं है। अब इंडिया में 2 ही स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली मेन चलते हैं, एनएससी एंड बीएससी। तो सपोज दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज पर कुछ 2000 स्टॉक लिस्टेड थे। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज को बंद कर दोगे तो स्टॉक की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो यही हुआ, सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को बंद कर दिया गया। कंपनीज को ऑप्शन दी गई कि आप किसी और स्टॉक एक्सचेंज पे जाना चाहते हैं लिस्टिंग कराने तो चले जाएं। पर 80% उनमें से जो कंपनियां थी वो कहीं नहीं गई, वो वहीं पर लिस्टेड रही। एक्सचेंज बंद होगी तो उनके स्टॉक में प्राइस, स्टॉक में ट्रेड होना बंद हो गया। ट्रेडिंग बंद होगी तो टोटली इलिक्विड हो गए सारे स्टॉक्स। तो 2009 में हमें किसी ने आइडिया दिया कि अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं और बहुत वैल्यूएबल, इनमें कुछ कंपनियां निकल जाती हैं जहाँ पैसा अच्छा बन सकता है। देन वी स्टार्टेड डूइंग रिसर्च, हमने बहुत सारी कंपनियां समझी। तो उस टाइम पे यू वोंट बिलीव
हम एक एक के पी मल्टीपल पे स्टॉक बाय करते थे। जितना अर्निंग पर शेयर होता था उतना स्टॉक प्राइस पे हम स्टॉक बाय करते थे। और इसकी रिसर्च कैसे करते थे सर, क्योंकि उस टाइम पे तो ना कंप्यूटर इतने उस एक्टिव थे टाइम ना पे टूल्स। कैपिटल लाइन जैसे डेटाबेस होता था, तो कैपिटल लाइन की हम सब्सक्रिप्शन लेते थे, उसके ऊपर अलग अलग फिल्टर्स लगा के रिसर्च करते थे। तो कंपनियाँ अच्छी मिल जाती थी। बहुत सारी कंपनियाँ जो उस टाइम की लिस्टेड उस वहाँ से निकली और लिस्ट हुई, जैसे लक्स। तो अच्छा, लक्स वहाँ से लक्स लिस्टेड सोप। हुआ, यस, लक्स होजरी, तो वहाँ से निकला तो यहाँ लिस्ट हुआ। डॉलर, ये सब कंपनियां अनलिस्टेड में तब थी और आज बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे आज खड़ी हैं। स्पोर्ट किंग उनमें से एक था। आई मेड अराउंड 70x इन स्पोर्ट किंग। मैंने 70 गुना पैसा जरूर किया होगा स्पोर्ट किंग में। नाउ इट्स लिस्टेड, तो अब हमने आके बेच दिया, 1-2 साल पहले बेचा तो होगा। उस टाइम की कोई ऐसी कंपनी जो अब तक आपने अभी तक होल्ड कर रखी है? यस, स्पोर्ट किंग मैंने 10 साल से ज़्यादा होल्ड किया होगा, 12 साल। और मैंने एक और स्टॉक में किया, स्टड्स, जो हेलमेट की कंपनी है। इट्स द वर्ल्ड्स नंबर 1 हेलमेट कंपनी, पूरे दुनिया की नंबर 1 है। अभी भी उसके शेयर्स तो अनलिस्टेड में ट्रेड होते हैं? यस, आई इन्वेस्टेड इन 2013 आई थिंक। और उसका तब मल्टीपल क्या था, पी? तब पी मल्टीपल वाज हार्डली 1 और 2। और आज की डेट में मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, अभी तक उसका आईपीओ नहीं आया। तो 11 साल तो हो गए मुझे इन्वेस्ट करते हुए, एंड आई मेड ऑलमोस्ट 70-80x इन दैट कंपनी। उतना हो चुका है आज की डेट में, बट स्टिल आई एम होल्डिंग इट। तो वहाँ अनलिस्टेड में हमने अच्छा पैसा बनाया। तो 2016-17 तक आते आते अनलिस्टेड वाज ऑल्सो अ कॉमन मार्केट। बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन आ चुका था, लोग वैल्यू करना समझ चुके थे। तो वो 1-1, 2-2, 3-3 के पी बढ़ता 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 वो भी नॉर्मल जेनरिक 15 के आसपास पी पे कंपनीज पहुंचने लगी। तो हमें लगा कि अब यहाँ पे भी वो मार्केट, वो अपॉर्चुनिटी वैसी नहीं रही। अगर मुझे 12-15 के मल्टीपल और उस टाइप की कंपनियां देखनी हैं, तो फिर तो मेरे लिए लिस्टेड सेगमेंट बहुत अच्छा है, जहाँ पे हज़ारों कंपनियां लिस्टेड हैं, एंड आई हैव गुड चॉइस, और लिक्विडिटी भी है। अनलिस्टेड में देयर वाज नो लिक्विडिटी। तो लेने के बाद 10 साल तक भी आप हो सकता है बैठे रहो। कुछ कंपनी ऐसी छोटी-छोटी हैं मेरे पास आज भी। सपोज़ एक कंपनी है मार्टिन एंड हैरिस। तो मार्टिन एंड हैरिस लैबोरेटरीज़, इट्स एपीजे ग्रुप कंपनी। तो एपीजे ग्रुप की कंपनी ज़ीरो डेट कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर वुड बी अराउंड 300 के आसपास, 200 टू 300, आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली। पर आज भी अनलिस्टेड मार्केट में ₹700 का भाव होगा, जस्ट 2-2.5 के बी पे। हम्म ठीक। तो इस मार्केट में इलिक्विडिटी रहती है। जब तक कोई बड़ा अच्छा कोई बायर नहीं आएगा, तब तक वो लिक्विडिटी उस लेवल की नहीं आएगी। तो हमें लगा कि अगर 10, 12, 15 के मल्टीपल पे जाना है, तो वी शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन लिस्टेड स्टॉक्स। तो 2017 से हम लोग लिस्टेड में आए। 2017 से लिस्टेड करते 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 हम आगे पहुंचे, तो 2021-22 के आसपास एसएमई मैच्योर हो चुका था, जो कि 2013 में शुरू हुआ था। काफ़ी मैच्योर हो चुका था। हमें लगा कि यहाँ पे भी कुछ कंपनी है जहाँ पे अच्छा काम किया जा सकता है, तो हम लोगों ने इनको एक्सप्लोर करना शुरू किया। यहाँ पर आके हम लोगों ने प्री आईपीओ राउंड्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। हमने कंपनीज को अप्रोच किया, या मर्चेंट बैंकर ने हमें अप्रोच किया कि सर एक कंपनी आ रही है, बहुत अच्छी है, आप देखिए इसको। तो हमें लगा कि हम प्री आईपीओ प्लेसमेंट्स के थ्रू, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू उसमें कुछ स्टेक ले लें एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन, जो आज की डेट का वैल्यूएशन है। बिकॉज अगर आज मैं इन्वेस्ट करूंगा, आईपीओ आने में 6-8 महीने, 1 साल लगने वाला है, एंड आई हैव टू गेट इनटू अ लॉक इन फॉर अनदर 1 ईयर। प्री आईपीओ और अनलिस्टेड में उस समय एंटर करने में क्या फ़र्क था सर, एग्जैक्टली? सर तब अनलिस्टेड मार्केट और पीआईपीओ मार्केट में एक डिफरेंस था। अनलिस्टेड मार्केट वाज के हम लोग कंपनी के पुराने शेयर होल्डर से शेयर खरीदते थे। ठीक है। ठीक। पर पीआईपीओ या प्राइवेट प्लेसमेंट्स हम डायरेक्टली कंपनी से प्लेसमेंट ले रहे हैं अपने पास। तो वो दैट इज अ प्योर ऑफिशियल रूट टू इन्वेस्ट। बट 1 साल का लॉक इन होता है पोस्ट लिस्टिंग। तो 2 साल की आपको एक मान के चलना पड़ेगा। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का पीरियड ऐसा होगा कि आपका पैसा टोटली ऐसा है कि जो जिसको आप बेच भी नहीं सकते। और सर ये नॉर्मली जैसे कि जब आप प्री आईपीओ लेते हैं, प्री आईपीओ से आईपीओ में कितना आने में टाइम लग जाता है नॉर्मली? इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। वो हम लोग एडवाइस करते हैं साथ में कंपनी के बैठ के कि इसमें हमें कितना वेट करना चाहिए। क्या कंपनी मैच्योर हो गई है आईपीओ में जाने के लिए, या अगर अभी भी मैच्योर होने में कुछ समय बाकी है, तो हम उसे बोलते हैं कि नहीं, वी शुड वेट, 6 महीने और वेट करो, कंपनी को और ठीक होने दो, नंबर्स ग्रो होने दो, कंपनी को थोड़ा और स्केल अप करने दो, तब लेकर आएंगे। तो इट्स अ कॉमन कॉल। प्रमोटर हम लोग सब मिलके डिस्कस करके ही कॉल लेते हैं। ठीक है। तो वहाँ से हम लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो वी गेट रीजनेबल वैल्यूएशन
बिकॉज अगर 12 के मल्टीपल पे आईपीओ आना है तो प्री आईपीओ प्लेसमेंट जनरली 30-40% डिस्काउंट पे होती है, तो मैं मान के चलूँ 7-8। 7-8 के मल्टीपल पे, एंड विच इज अ गुड मल्टीपल। अगर आप मार्केट में एवरेज मल्टीपल की बात करें तो निफ्टी 50 को अगर आप बात करेंगे तो वो 21-22 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है। तो 8 के मल्टीपल पे आपको स्मॉल कैप माइक्रो कैप मिल रहा है, और माइक्रो कैप को अगर आप इंडेक्स को जाएंगे तो वो उनका मल्टीपल आप जानते ही हैं कितना है। तो मेरे पास डाउन साइड का मुझे लगता नहीं है कि कोई रूम होता है। सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा करेक्टली प्लेस्ड हूँ। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट मनी इज गोइंग डायरेक्टली इनटू द कंपनी। मैं वो पैसा कंपनी को स्केल अप करने के लिए दे रहा हूँ, तो स्केल अप के लिए उसके पास पैसा आएगा। 6-8 महीने में, 1 साल में जब उसका आईपीओ आएगा तो उसके पास और बड़ा पैसा स्केल अप करने के लिए आएगा, और मैं आईपीओ से रीजनेबली डिस्काउंट पे ले रहा हूँ, तो मेरे लिए विन विन फॉर ऑल है। तो इसमें रिस्क काफ़ी खत्म हो जाता है। रिस्क होता है? नहीं, रिस्क होता है अगर वो कंपनी ग्रो ही ना करे। मैंने पैसा दिया और कंपनी ग्रो ही नहीं करती, उसका आईपीओ नहीं आया जिंदगी भर, तो मेरा टोटली पैसा जीरो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आप सेल भी नहीं कर पाओगे। यस, तो दोनों साइड है, इट्स अ बोथ वे। पर एक एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ साथ आपको एक कन्विक्शन आ जाती है, आपको दिख जाता है कि इसमें पैसा डूब सकता है या नहीं डूब सकता। तो इस तरीके से तो सर आप प्री आईपीओ के लिए अपनी कंपनीज कैसे सिलेक्ट करते हैं? कंपनी सेलेक्ट का हमारा एक प्रोसेस क्या है, मैं पहले आपको प्रोसेस बताता हूँ। मेरे पास कोई भी कंपनी लेकर आता है किसी भी तरीके से, वेदर इट्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ मर्चेंट बैंकर, जनरली ये सब लोग हमें, या कंपनी का सीएफओ, दे अप्रोच अस वाइल लिंक्डइन या डायरेक्टली किसी भी रेफरेंस के थ्रू हम लोगों के पास आते हैं। दे आस्क अस के सर ये कंपनी है बहुत अच्छी, आप इन्वेस्ट करना चाहें? हम कहते हैं यस श्योर, तो आप सुनाओ। तो हम पहले कॉन कॉल रखते हैं। उस कॉन कॉल में बहुत स्क्रैच से हम सुनते हैं प्रोमोटर की स्टोरी, उसने अपनी लाइफ शुरू कैसे की, ठीक है। उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या था, पेरेंट्स क्या करते थे, फिर उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, वो सब कुछ समझते हैं। उसने क्या अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देखे, उन्हें कैसे बिजनेस को खड़ा किया, उस बिजनेस को कैसे स्केल किया, आज वो आईपीओ के लेवल तक कैसे पहुंचा, उसकी पूरी जर्नी, पहले उसकी स्टोरी समझते हैं। फिर थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, फिर हम उसके बिजनेस को समझते हैं। तो बिजनेस को हम हमेशा सेकेंडरी समझते हैं, इंसान को पहले समझते हैं। तो पहले हम इंसान को सुनते हैं। अगर आदमी गलत है तो सब कुछ गलत है, अगर आदमी अच्छा है तो एटलीस्ट वो इंटेंशनली कभी कुछ गलत नहीं करेगा। तो पहले हम इंसान को समझते हैं, उसके बाद हम कंपनी को समझना शुरू करते हैं। कंपनी को समझने के लिए हम कंपनी के लिए बात करते हैं। वी डोंट स्टार्ट विद द फाइनेंशियल्स डायरेक्टली, कि हम ये नहीं बोलते कि आपकी लास्ट ईयर सेल कितनी थी, इस साल सेल कितनी, अगले साल कितनी करोगे, क्या नहीं। पहले हम समझते हैं कि आपका बिजनेस कैसा है, आप क्या करते हैं। तो मैं अगर आपको अभी एक अपनी लास्ट रीसेंट इन्वेस्टमेंट से एक एग्जांपल देता हूँ। तो आई हैड इन्वेस्टेड इन अ कंपनी दैट मेक्स प्रमोशनल टॉयज। प्रमोशनल टॉयज। प्रमोशनल टॉयज, अगर आप बोलेंगे तो ये टॉय बिजनेस है, ये टॉय बिजनेस नहीं है। अगर आप बोलेंगे ये कैंडी बिजनेस है या स्वीट्स बिजनेस है, वो भी नहीं है। बेसिकली आप चिप्स का पैकेट खाते हैं, सपोज से प्रताप स्नैक्स का डायमंड का चिप्स का है, तो अगर आप वो चिप्स का पैकेट लेंगे तो उसके अंदर एक टॉय निकलता है। छोटा सा, हाँ जी, जैसे क्रैक्स में निकल। ये क्रैक्स में निकलता है, डीएफएम फूड्स का है क्रैक्स। तो उसमें जो टॉय निकलता है, ये कंपनी वो टॉय बनाती है। तो इट इज नॉट जस्ट अ टॉय एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू द फूड। ये दोनों के बीच का एक अलग नीश सेगमेंट हो गया। तो हमने कंपनी सुनी, तो हमने समझना शुरू किया पहले कंपनी क्या है, पहले प्रोमोटर को समझा, देन वी एंटर्ड इनटू द बिजनेस। तो कंपनी 1 करोड़ 40 लाख टॉय पर डे बेचती है। इतने बिक जाते हैं? 1 करोड़ 40 लाख पर डे बेचती है। ठीक है। अब आप इमेजिन करो, क्या नंबर्स को देखोगे कि 1 करोड़ 40 लाख, टॉय की वैल्यू 60-70 पैसा इस तरीके से होती है। ठीक है। तो ऐसी ऐसी सेगमेंट मार्केट में है जो उसको सुन के आपको पता लगता है कि गूजबम्स आते हैं, 1 करोड़ 40 लाख टॉय, क्या क्या चल रहा है। तो इस टाइप की कंपनी, हमने कंपनी को सुना, समझा, उसके कस्टमर कैसे हैं, कंपनी में मोट क्या है, क्या ऐसी खास बात है कि उसको कोई बीट नहीं कर सकता। तो हमने समझा कि कंपनी के पास 800 मोल्ड है, 800 मोल्ड्स। उसके बाद जो डिज़ाइन है, 800 डिज़ाइन, मतलब एक मोल्ड अगर हम 7-8 लाख की वैल्यू को गिने तो 800 मोल्ड में मतलब 60-70 करोड़ तो सामने वाले को पहले इस बिजनेस में आके मोल्ड में डालना पड़ेगा, इंजेक्शन मोल्डिंग्स में डालना पड़ेगा, उसको फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा। और इन्होंने अपना बेस इतना स्ट्रांग कर लिया है कि डे वन पे जिस दिन कोई मोल्ड बनाते हैं तो 1 करोड़ पीस का सिंगल ऑर्डर ले लेते हैं।
तो मोल्ड एमोर्टाइज हो जाता है डे 1 पे और 6-7 पैसे की वैल्यू पे। तो अगर कोई कॉम्पिटिटर आएगा तो वो उसको बीट नहीं कर सकता। तो ये मोट है। तो हम मोट चेक करते हैं बिजनेस में, को मोट है क्या, तुमने मोट चेक की। फिर इस तरीके से जैसे हम बिजनेस में डीप डाइव करते हैं, पहले हुआ प्रमोटर, सेकंड इज बिजनेस मॉडल, थर्ड इज उसके मार्जिन्स, एबिडा मार्जिन कैसा है, पैट मार्जिन कैसा है उसका, ये सब देखने के बाद फिर हम आते हैं उसके फाइनेंशियल्स, प्रॉपर फाइनेंशियल्स पे, कि लास्ट ईयर का रेवेन्यू क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या था। ये सब चीज़ें ये टाइम के साथ साथ धीरे धीरे समझ में आने लग जाती हैं कि किस सेगमेंट की कंपनी को कैसे देखना चाहिए। तो इस तरीके से हम समझते हैं। फिर हम ये समझने के बाद फिर हम आफ्टर डूइंग 2 और 3 मल्टीपल कॉन कॉल्स, फिर वी गो एंड विजिट द फैसिलिटी, वो जहाँ भी इंडिया में हो, दिल्ली, बॉम्बे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जहाँ पर भी हो, हम वहाँ पर वी एंश्योर टू विजिट द फैसिलिटी। आफ्टर विजिटिंग द फैसिलिटी, उसका इंफ्रा देख के समझ के हमें लगता है यस दिस इज अ गुड बिजनेस जहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देन वी सिट विद द प्रमोटर एंड आस्क हिम यस अब क्या चाहिए आपको, आज कितना पैसा चाहिए, आईपीओ में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सब चीज़ें वो समझ के देन वी गिव हिम अ ऑफर कि भाई ये वैल्यू पे हम इतना पैसा डालने के लिए रेडी हैं। इसमें फाइनेंशियल्स आते ही हैं सर? ना आते हैं 4th नंबर पे। ओके। तो क्योंकि नॉर्मली हम जैसे लोग जो हैं हम पहले फाइनेंशियल देख के स्टडी करते हैं, स्क्रीनर खोल लिया, मनी कंट्रोल खोल लिया, उसके बाद जज कर लिया कि अगर पैट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, कैश फ्लो ठीक है, बिजनेस कंपनी इन्वेस्टेबल हो गई। लेकिन आई गेस वो 5% भी नहीं है सर? कैन बी ना, 5 भी नहीं है सर, मैं तो उसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। हाँ, उस ना होमवर्क करने से अच्छा है कि आपने होमवर्क ही नहीं किया, कि आपको किसी ने कंपनी बोली कि ये कंपनी ले लो, आपने ले ली, आपने कोई होमवर्क नहीं किया। उससे बेटर है कि आपने फाइनेंशियल तो देख लिया एटलीस्ट। आधे लोग हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा डाल देते हैं किसी के बोलने से, बाद में कहते हैं मुझे क्या पता था यार इसमें लॉस मेकिंग कंपनी थी, मुझे तो पता नहीं था, नुकसान हो गया। तो नुकसान तो हो गई। अगर आप आँख बंद करके रोड पे चलेंगे, मैंने आपको कहा रोड क्रॉस कर लो, सामने बहुत अच्छा शॉपिंग मॉल है, आप अपने रोड पे ही जाके चोट खा ली, तो वो तो आपकी गलती है साहब। यू शुड हैव टू डू योर होमवर्क। तो एटलीस्ट आपको कंपनी को समझना चाहिए, बट खाली फाइनेंशियल देखकर निकलना इट्स द रॉन्ग वे। आपको पता होना चाहिए ये कंपनी करती क्या है, इसका मॉडल क्या है, क्योंकि जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर्स बहुत बार आप कंपनी को मना कर दोगे, आप कहोगे नहीं यार ये कंपनी तो 60 के पी पे चल रही है सपोज, पर अगर आप उस बिजनेस को समझेंगे, उसकी स्टोरी को समझेंगे, तो 60 पे भी कम लगने लगे। तो आपको 60 भी कम लगने लग जाएगा। सही बात है। अब क्लासिक एग्जांपल इज आप ओरियाना पावर को देख लो। ओरियाना अभी लास्ट ईयर तक 70-80 के पी पे ट्रेड करता था, पर हर 6 महीने में प्रॉफिट डबल हो रहा है, हर 6 महीने में। अगर स्टोरी को सुनोगे, समझोगे तो आपको पता लग जाएगा, अगर प्रॉफिट डबल हो गया तो 80 का भी तो 40 हो ही जाएगा ना मेरा। हाँ, सही बात है। तो अपनी मार्केट में हम जनरली 1 ईयर फॉरवर्ड पे ही बात करते हैं, हम कभी भी करंट पे बात नहीं करते, हम हमेशा 1 ईयर फॉरवर्ड देखते हैं उस कंपनी को। तो बाय जस्ट लुकिंग एट द स्क्रीनर और जस्ट बाय मनी कंट्रोल आप 1 ईयर फॉरवर्ड उसको नहीं देख सकते। हम्म। आप एक पिक्चर मार्केट माइंड में तो क्रिएट कर सकते हैं, पर नहीं कर सकते उसको ऐसे। तो सर ऐसी रिसेंट में कौन सी 3-4 स्टोरीज हैं जिसमें लाइक आपने कंपनी एनालाइज की प्रमोटर से कॉन कॉल करके, जो भी आपका प्रोसेस है, और वो काफ़ी ब्लॉकबस्टर निकली, और जिनमें अभी आपको लग रहा है कि और ज़्यादा पोटेंशियल है? बहुत सारी कंपनी ऐसी है, मतलब हमें अब ये चीज़ एक्साइट करती नहीं है, कोई एक्साइटमेंट हमें होता नहीं है उस चीज़ का कि कौन सी कितने गुना निकलने वाली है, क्या होने वाला है। हम जिस सिर्फ अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं, हमें लग रहा होता है इन्वेस्टिंग इज अ जर्नी, हमें काम मिला है, भगवान ने काम दिया है, इट इज़ ऑल्सो लाइक अ चैरिटी, हमारा तो पैसा बनता ही है, उसमें कंपनी ग्रो करेगी, 100 गुना होगी, 10 गुना होगी, 20 गुना होगी, तो वो उतनी हायरिंग करेगी, उतने लोगों का परिवार उससे चलने वाला है। तो कहीं न कहीं हमने इनडायरेक्टली सब में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कहीं न कहीं किया है, एक वैल्यू ऐड की है। तो वैल्यू ऐड करने में भी आपको एक किक मिलती है। हमें ऐसा लगता है कि आज इस कंपनी को 100 करोड़ की वैल्यू पे मैंने इन्वेस्ट किया, आज वो कंपनी 20 गुना वैल्यू पे 2000 करोड़ पे चल रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मैं भी इस जर्नी का पार्ट था। तो वो भी एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो हम लोगों को ये एक्साइटमेंट नहीं होता कि कितने गुना कौन-सी कंपनी हो रही है। अब नेक्स्ट अगर आप बोलेंगे कुछ कंपनियाँ, तो भी कुछ कंपनियों की डीआरएस भी हमारे फाइल्ड हैं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट ऑल दोज़ कंपनीज़।
उनमें से कोई ऐसा बिजनेस जो आपने जब उसकी स्टोरी सुनी तो आप बिल्कुल ही अम्यूज हो गए? सर कुछ स्टोरी ऐसी होती हैं कि स्टोरी को सुन के आप पहले कॉन कॉल पे हाँ करते हो। जैसे हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है HCIN नेटवर्क्स, उसका DRS पे ऑलरेडी फाइल्ड है। तो मैंने कंपनी को आधे घंटे की कॉन कॉल पे ही, कॉन कॉल के बीच में मैंने उसको बोल दिया था यस वी आर इन। तो कई कंपनी ऐसे अट्रैक्ट करती हैं। काम क्या करती है सर ये कंपनी? सर टेलीकॉम टावर्स है, टेलीकॉम टावर खड़ा करना, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करना, उसको रेडी करके पूरा इंस्टॉल करना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग करना। जैसे आप लीज लाइन लेते हैं या घर पे आपके इंटरनेट की केबल है, फाइबर केबल है, तो ये फाइबर नेटवर्क अपना बनाते हैं और उसको एयरटेल जैसी कंपनी को या बड़ी किसी भी बड़े कंपनी को लीज पे दे देते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। और अंडरग्राउंड फाइबर केबल का अगर करना है तो अंडरग्राउंड फाइबर केबल लेआउट करना, तो इस टाइप का बिजनेस है। बहुत अच्छा आरओसी है, बहुत अच्छे रिटर्न हैं कंपनी के अंदर। तो प्रोमोटर को पैसे की ज़रूरत थी तो वी फंड हिम। पैसा आ गया, अब उसके बाद आईपीओ में और बड़ा पैसा आएगा। इंडस्ट्री टेलविंड बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इंडिया में टेलीकॉम बहुत तेज़ी से चल रहा है। डेटा की अगर आप बात करोगे तो आज भी डेटा इंडिया में यूएस के मुकाबले आज भी 1/10 डेटा पे हम नहीं खड़े। आज भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आज भी केबीज़ में डेटा आना शुरू हो जाता है। तो वो डेटा की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो इट वाज़ अ वेरी गुड स्टोरी। तो ये हो गया। एक हमारी सोलर की कंपनी हमारी ऑलरेडी फाइल्ड है सोलर में। तो अलग-अलग डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे अगर इन कंपनियों के पास पैसा आता है तो पैसा बहुत बड़ा बन जाएगा। हम्म। तो सर नॉर्मली जैसे क्या होता है कि अब ये जो प्री आईपीओ सेगमेंट है, जैसे कि आप क्योंकि बहुत टाइम से इन्वॉल्व हैं तो आपके लिए ईजी था एंटर करना। आप तो अगर किसी को इस टाइम से अगर प्री आईपीओ में इन्वॉल्व होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सर प्री-आईपीओ में एंट्री करना बहुत टफ होता है। फॉर अ न्यू इन्वेस्टर इट्स वेरी टफ, बिकॉज़ कंपनी कभी किसी को अप्रोच नहीं करती मार्केट में कि वो पूरे इंडिया में एक ऑक्शन की तरह जाएगी कि मैं आई एम डूइंग अ प्री-आईपीओ राउंड, हू वांट टू पार्टिसिपेट जस्ट कम एंड अप्लाई फॉर दैट, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मर्चेंट बैंकर्स के थ्रू रूट होता है। जिस मर्चेंट बैंकर को उसने फंड रेज़ के लिए अपॉइंट किया है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो किससे कनेक्ट करता है। तो आम आदमी के लिए इसको कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। फिर भी कुछ अनलिस्टेड को ट्रेड करने वाले प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पर प्री आईपीओ के स्टॉक अवेलेबल हो जाते हैं। वो भी किस तरीके से होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर ने माल लिया। सपोज़ मैंने 2 करोड़ का माल लिया एक कंपनी में और 4-6 महीने के बाद मुझे कहीं लिक्विडिटी की ज़रूरत हुई। तो मैंने अनलिस्टेड के प्लेटफ़ॉर्म पे पूछा कि यार मुझे कोई 50 लाख का माल बेचना है, किसी को चाहिए हो तो बता देना। तो ही विल आस्क कि यार सर कोई फाइनेंशियल वगैरह हो तो आप मुझे शेयर कर दो। तो हम उनको फाइनेंशियल डेक कंपनी की डिटेल शेयर कर देते हैं। तो ही विल से कि सर मैं रेडी हूँ, मेरे कुछ इन्वेस्टर बोलेंगे। तो वो कई बार स्प्लिट कर देते हैं 10-10 लाख का 5 लोगों को, अपने किसी दोस्तों को, अपने नोन को, किसी को भी जिसको भी जो भी मानता है या जो माँग रहा है वो स्टॉक, वो लेना चाहता है तो उसको दे देते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में थोड़ा बहुत फ्लोटिंग स्टॉक रहता है, उन प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू मिलता है। उन पे भी अभी रिस्ट्रिक्शन सेबी ने थोड़ा-सा वार्न किया है उन वो जो प्लेटफ़ॉर्म्स अभी जो को। सर्कुलर आया मैं वही पूछने वाला था आपसे यस। सर। तो उस सर्कुलर में क्या है, मतलब इट वाज़ पार्टली राइट पार्टली रॉन्ग, कि अगर सेबी ये बोलता है कि कोई ऐसे स्टॉक को ट्रेड ही नहीं कर सकता, तो सर कहीं न कहीं कोई ना कोई प्लेटफ़ॉर्म तो रिक्वायर्ड है हर चीज़ को ट्रेड करने के लिए। जितनी भी प्राइवेट इक्विटी डील हैं वो भी तो कहीं न कहीं से डील होती हैं, सोर्स भी होती हैं, बिकती भी हैं। सब लोग उसका मैंडेट भी लेते हैं, वेदर इट्स ईवाई या कोई भी है, सब कोई उसका काम करता है। तो दैट इट्स नॉट रॉन्ग। द रॉन्ग पार्ट इज़ अगर कोई भी अनलिस्टेड प्लेटफ़ॉर्म वाला उसको मार्केटिंग करता है, रॉन्ग मार्केटिंग करता है या उसको पब्लिश करके मार्केटिंग करके बेच रहा है कि ये कंपनी ऐसी है ले लो, रॉन्ग कमिटमेंट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये ऐसी चीज़ें गलत होती हैं। ओके। तो वहाँ पे उनको रोक लगाना चाहिए कि यू कैन नॉट डू मार्केटिंग फॉर दैट। आप डील भी नहीं करेंगे तो सर लिक्विडिटी कोई तो देगा ना मार्केट में किसी भी चीज़ को। सही बात है। यस। तो सर आज जैसे कि करंटली आप देख रहे हैं एसएमई सेक्टर एकदम से इतना तेज़ी से बढ़ गया कोविड के बाद से। यस। तो आपको एसएमई सेक्टर क्या पर्टिकुलरली क्या पोटेंशियल लगता है और उसका रीज़न क्या है कि अब एसएमई सेक्टर ज़्यादा फ़ोकस्ड है मेन बोर्ड से? सर आई एम वेरी बुलिश ऑन एसएमई सेक्टर। पहले मैं आपको एक उल्टा तरीके से चलता हूँ, मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ मेन बोर्ड सेक्टर और एसएमई सेक्टर। ऑल्दो आई एम investing in both type of companies, main board also and SME also. But the difference what I see in the market ना, वो ये है कि मेन बोर्ड की कंपनी आती 40-50 के मल्टीपल पे है। मतलब वो पूरी तरह मैच्योर्ड कंपनी होती है, फुल वैल्यूएशन पे आती है।
तो वहां पे जब फुल वैल्यूएशन पे आती है तो उसमें ट्रैक्शन नहीं है आम आदमी के लिए। लोग कहते हैं स्टॉक तो ले लिया था, लेने के बाद पैसा नहीं बना। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसा कि वहाँ पे पैसा ना बने। फिर लोगों को ये नहीं पता होता इसमें ओएफएस है या सारा फंड रेज है। मेन बोर्ड के आईपीओ में आज आप देखेंगे तो 30-40% कंपनी में ओएफएस है। तो ओएफएस का मतलब है वो पैसा कंपनी में जाना ही नहीं है, वो पैसा पुराने इन्वेस्टर या प्रमोटर के बैंक अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में जाना है। तो कंपनी में पैसा आएगा नहीं तो वो पैसा रंग कैसे लाएगा? तो वो चीज़ ध्यान में रखने की होती है कि आपको पता होना चाहिए ओएफएस है या नहीं है। अब बात करते हैं एसएमई और इसके बारे में, जो हम डिफरेंस की बात कर रहे थे, वो 40-50 के मल्टीपल पे आता है, तो यहाँ 10, 12, 15 के मल्टीपल पे मैक्सिमम कितने मल्टीपल पे आ सकते हैं एसएमई सर? ऐसा कोई कंडीशन नहीं है सर कि कितने भी मल्टीपल पे आ सकता है। ओके। ये इट इज़ नॉट ये कोई थंब रूल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ये एक्सचेंजेस भी इवैल्यूएट करती हैं कि ये कंपनी कुछ फेयर वैल्यू पे है नहीं है। हालाँकि उनका भी कोई ऐसा मेजर रोल नहीं है, पर अगर उनको किसी लेवल पे लगता है कि नहीं ये तो बहुत ही अजीब-सी या बहुत ही गलत वैल्यूएशन पे है, तो वो कंपनी को ज़रूर वार्न करते हैं, मर्चेंट बैंकर को बोलते हैं कि ये वैल्यूएशन कैसे निकाला है? कोई वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लाओ। तो मर्चेंट बैंकर को एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लगाना होता है कि हाउ आई डिराइव दिस वैल्यू बाय डीसीएफ मॉडल, और जो भी मॉडल हैं, उन मॉडल के बेसिस पे वो बता देते हैं कि इसको ये वैल्यू मिलनी चाहिए। तो वो उसको डिफेंड करना पड़ेगा। एक्सचेंज उस पे सवाल पूछेगी, ही हैज़ टू डिफेंड एंड ही हैज़ टू एंश्योर दैट वैल्यूएशन इज़ नॉट रॉन्ग। तो उसी डीसीएफ मॉडल पे मेन बोर्ड वाली कंपनियाँ बड़ी-बड़ी वैल्यूएशन ले जाती हैं, एसएमई पे छोटी वैल्यूएशन पे आती है। तो एक तो दोनों में मेजर डिफरेंस ये आ गया कि वहाँ पे आपको चीज़ सस्ती वैल्यू पे मिल जाती है, यहाँ पे बड़ी पे महंगी मिलती है। बट यहाँ पे स्टेबल कंपनी होती है, साइजेबल कंपनी है, वहाँ छोटी कंपनी है तो आपका रिस्क इन्वॉल्व होता है। एक ठीक-ठाक लेवल का रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इज स्टिल मिसिंग। मेरा ऐसा मानना है जब तक कंपनी 50-100 करोड़ के टर्नओवर तक ना पहुंचे, 100 करोड़ तक, तब तक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। और जब वो 100 करोड़ पार करके 200, 400, 500 करोड़ की टॉप लाइन पे पहुंच जाती है, तब तक वो कंपनी बहुत मैच्योर हो जाती है। एसएमई कंपनी में एक परफॉर्मेंस रिस्क हमेशा रहता है, जो कि बहुत बड़ा रिस्क होता है कि ये प्रमोटर परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन मेन बोर्ड की कंपनी में परफॉर्मेंस रिस्क इज वेरी लो, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है। तो तीसरा, मेन बोर्ड के प्रोमोटर को आपको कभी धंधा नहीं समझाना पड़ेगा। ही नो हिज बिजनेस वेरी वेल, वो सब कुछ जानता है। छोटे प्रोमोटर को आपको बिजनेस भी सिखाना पड़ेगा, उसको आपको कंप्लायंस भी सिखानी पड़ेगी, उसको आपको हायरिंग भी सिखानी पड़ेगी, उसको आपको फायरिंग भी सिखानी पड़ेगी, उसको आपको फाइनेंस भी सिखाना पड़ेगा, आपको पूरी हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है। तो कोई भी लीड इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में आता है तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि उसका नाम उसके साथ लग जाता है, तो उसको बहुत हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है उसके लिए। ये मेजर पार्ट होता है। अगर मैं इन्वेस्टर्स, नॉर्मल स्मॉल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो येस, देयर इज अ गुड पोटेंशियल इन एसएमई, बट देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन दैट। तो उसको कवर करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए। तो उसको 1, 2, 4 कंपनी में नहीं जाना चाहिए। ही शुड इन्वेस्ट इन एटलीस्ट 20-30 कंपनीज। यस, क्योंकि मैं मास की इसलिए बात कर रहा हूँ, अगर आप मास के वाइज बात करेंगे तो एसएमई सेगमेंट ने 1000% रिटर्न दिया होगा। अगर आप मास में जाएंगे ना तो आपका रिस्क भी डाइल्यूट हो जाएगा अपने आप। एक नहीं चलेगी तो दूसरी ज़्यादा चल जाएगी, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं आता ज़्यादा, तो आप पढ़ नहीं सकते, तो आप मास में चले जाते हैं, तो आप सिक्योर हो जाते हैं। एक चीज़। सेकंड पॉइंट इज़, और इससे भी आसान है, आप एसएमई इंडेक्स में जो कंपनियां हैं, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट कर लीजिए। जो हम मार्केट में बोलते हैं 1000% रिटर्न दी, वो एसएमई इंडेक्स ने दी है। तो आप एसएमई इंडेक्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इंडेक्स डायरेक्ट ट्रेड नहीं होता, आप उसमें सारी पोर्टफोलियो कंपनी को देखें, उनको लेके बाय कर सकते हैं आप। सही बात है। दिस इज द गुड अप्रोच। द सेम वे मैं नॉर्मल छोटे इन्वेस्टर्स को एक राय देना चाहता हूँ कि उनको स्मॉल कैप में, मिड कैप में या किसी में भी इन्वेस्ट करना है, उनके पास दो ही तरीके होते हैं। या तो दे शुड गो इन एसआईपी और म्यूचुअल फंड। अदरवाइज अगर वो कहते हैं नहीं मैं तो खुद से ही इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उनको इंडेक्स बाइंग करनी चाहिए। स्मॉल कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप 100 है, अब स्मॉल कैप 100 की 100 कंपनियां निकालें, उसको देख के अपना पोर्टफोलियो बनाएं। बिकॉज इंडेक्स एक अपने आप में पोर्टफोलियो है विच इज बिल्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ। हर 6 महीने में रीशफलिंग होती है, खराब कंपनी को निकाल दिया जाता है, अच्छी कंपनी को ले लिया जाता है, तो आपका काम तो एक्सचेंज करके देती है।
मतलब हाफ ऑफ योर वर्क इज डन बाय द एक्सचेंज ओनली, तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो जो रिटर्न स्मॉल कैप इंडेक्स देता है वो रिटर्न आप निकाल सकते हैं। आपके पास वो भी टाइम नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में जा ही सकते हैं, वो दैट इज या स्मॉल पोर्शन है तो स्मॉल में आप इतनी सारी कंपनी को बाय नहीं कर सकते, तो आपको म्यूचुअल फंड डाल देना चाहिए। तो एसएमई में यस देयर आर वेरी गुड रिटर्न, पर वहां रिस्क इन्वॉल्व है, समझ के इन्वेस्ट करोगे तो पैसा बहुत बनेगा। तो एक चीज़ और मुझे आना चाहिए, जैसे कि सर आजकल ना कुछ बज़वर्ड चल गए, जैसे कि लोग पर्टिकुलरली एआई कंपनीज चाहिए, ईवी कंपनीज चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जीज कंपनीज। बट क्या है कि ये ऑलरेडी इतने हाई पी पे आ जाती है कंपनी, बिकॉज इसमें फ्यूचर एंटिसिपेशन इतनी आ गई है कि उसमें अब लगता है कि ट्रेड करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसके अलावा आपको कौन सा सेक्टर लगता है कि जो बहुत अंडर वैल्यू है लेकिन उसमें पोटेंशियल बहुत है आने का? देखो, मैं ना सभी सेक्टर्स को एक जैसी नज़र से देखता हूँ। बहुत बार क्या होता है, बिजनेस इज ऑर्डिनरी बट प्रोमोटर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो उस नॉर्मल बिजनेस को भी ऐसे तरीके से करता है कि आपको देख के लगता है यार मज़ा आ गया। बहुत सारी कंपनी है, जैसे मैं एक कंपनी का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, द कंपनी इज बेस्ड इन रायपुर। तो अभी भी हमने प्राइवेट प्लेसमेंट की हुई है, उसका आईपीओ अभी तक भी टाइम लगेगा, उसमें 6-8 महीने और 1 साल लग सकता है। एंड वी इन्वेस्टेड 6 और 8 मंथ्स बिफोर आई थिंक। द कंपनी इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील के एंगल वगैरह बनाती है, बहुत सिंपल कंपनी है देखने में। आम आदमी क्या है यार, स्टील का एंगल क्या है, नॉर्मल कंपनी है। पर अगर आप उसको समझे तो स्पेशल ग्रेड ऑफ स्टील बनाती है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड, जो कि स्पेशल जगहों पे लगता है। तो एक तो डिफरेंस थोड़ा सा अलग आ गया। बट इंडस्ट्री टेलविंड्स इतने स्ट्रांग हैं, इतने स्ट्रांग हैं कि प्रोमोटर कहता है कि सर आप मुझे कहोगे ना 1000 करोड़ का ऑर्डर लेना है, तो मैं ऑर्डर तो 1000 करोड़ का भी ले सकता हूँ। ऑर्डर इतना रेडी है, उसको अपने ऑर्डर को सेलेक्ट करना पड़ता है कि कोटेशन देते वक्त उसको लिखना होता है आई विल नॉट सप्लाई बियॉन्ड दिस क्वांटिटी, ऐसा कह के ऑर्डर लेना पड़ता है। तो आप टेलविंड्स इतने स्ट्रांग हैं, स्केलेबिलिटी इज वेरी इजी, तो व्हाई आई शुड नॉट इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस। तो मैंने इन्वेस्ट किया। हम लोगों ने 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट किया था, और होपफुली मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट ईयर 500 करोड़ की वैल्यू पे उसका आईपीओ आएगा। ओके। तो ऑलरेडी 5x तो मैंने वहीं पे कर लिया। तो आई एम नॉट सेक्टर स्पेसिफिक पर्सन, मेरा कभी कोई ऐसा मकसद नहीं होता। अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक पे होता तो मेरे सेक्टर में आज रिन्यूएबल और एआई, यू आर करेक्ट, सारा ही सेक्टर होता। तो देर आर टू टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। एक वैल्यू इन्वेस्टर होता है जो वैल्यूएशन फोकस्ड होता है, एक होता है ग्रोथ इन्वेस्टर जो ग्रोथ को चेज करता है। हम दोनों साइड रहते हैं, हमें वैल्यूएशन भी देखनी है, हमें दोनों का बैलेंस बनाना है, ग्रोथ का भी बैलेंस बनाना है। अगर ग्रोथ नहीं है, किसी कंपनी में 0 ग्रोथ है और वो मुझे 2 के बीच में मिल रही है, तो बेकार है, वो ग्रो ही नहीं करेगा। ठीक, अगर ग्रोथ है और वो मुझे 200 के बीच में मिल रही है, फॉरवर्ड पी की अगर मैं 2 साल 2 ईयर फॉरवर्ड भी अगर मैं देखूं, और 2 ईयर फॉरवर्ड भी अगर मुझे लगता है वो 70-80 के पी पे है, तो आई विल अवॉइड। तो सेक्टर से मुझे लगता है कोई फर्क नहीं होता। हाँ, सेक्टर इज अ टेलमेंट कि आज रिन्यूएबल चल रहा है तो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और मैं ये भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि वो सेक्टर में चलना बुरा है, सेक्टर में चलना अच्छा होता है। स्टॉक मार्केट में एक लाइन है, आपने कभी सुनी हो, तो मैं छोटा सा था जब व्हेन आई एंटर्ड इनटू द मार्केट, तो बड़ी अच्छी लाइन चलती थी, ट्रेड विद द ट्रेंड। तो उसके लिए लोग सवाल करते थे इफ द ट्रेंड चेंजेस, तो आता था रीड लाइन नंबर 1, ट्रेड विद द ट्रेंड। ओके। तो ट्रेंड जिस चीज़ का चल रहा है आपको वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आई विल नॉट डिनाई। बट आपको वैल्यूएशन और चीज़ों को भी थोड़ा सा समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपके लिए चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। तो अब सर एक चीज़ मुझे और जाननी थी कि जैसे कि आप बहुत सारे प्रमोटर्स और बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऐसा कोई प्रमोटर या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टर जिसके आप इन्वॉल्व हुए हो, उनकी मतलब काम करने का तरीका बहुत अनयूजुअल है, बट वो बहुत अच्छे मल्टी बैगर्स निकाल के देता है? सब बहुत तरह के लोग मिलते हैं। डे 1 पे हमें कई बार बिल्कुल कन्विक्शन नहीं आती, हमें लगता है ये आदमी क्या करेगा, हमें लगता ही नहीं ये आदमी कुछ करेगा। पर ये लगता है बिजनेस अच्छा है, प्रमोटर ऑर्डिनरी है, नहीं कर पाएगा। पर वो ऑर्डिनरी प्रमोटर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब बन जाता है आपको पता ही नहीं लगेगा। तो डे 1 पे आप एक कन्विक्शन ले सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है, मेरी टीम भी कई बार मुझे बोलती है कि ये कंपनी अच्छी है, ये नहीं अच्छी है, ये चीज़ है, ये सेक्टर में नहीं डालेंगे, उसमें नहीं डालेंगे। मैं उन्हें बोलता हूँ नहीं,
टाइम विल टेल क्या अच्छा था क्या बुरा था। आज अपनी तरफ से सबको देख के लेंगे, समझ के लेंगे, पर समय जब बताएगा ना तो आपको लगेगा कि नहीं, हम वी वर रॉन्ग, कि कुछ कंपनी हमें लगता था कि ये तो बहुत अच्छी है, वो कुछ भी नहीं करेंगी, और कुछ कंपनी जो हमें लगता था बिल्कुल बेकार है, वो बहुत कुछ कर जाएंगी। ऐसी कई कंपनियां हैं। उसमें अगर मैं आपको कोई एक क्लासिक एग्जांपल दूं तो एक छोटी सी कंपनी हमने जीआरई रिन्यूएबल्स करके की। ठीक है। इट इज़ बेस्ड इन अहमदाबाद, तो सोलर सेक्टर में कंपनी है। तो ये नहीं, दे आर डूइंग आईपीपी मॉडल। तो ये बेसिकली रेस्को मॉडल बोलते हैं। रेस्को मॉडल में क्या होता है, कंपनी एक सोलर पार्क बनाती है किसी भी एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास 5-10 किलोमीटर की रेंज में। दे टुक अराउंड 50 एकड़ 100 एकड़ वो लैंड लीज पे लेते हैं और उसके अंदर एक सोलर का पार्क बनाते हैं, पर उस पार्क को प्री बुक कर लेते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है। इसमें क्या होता है कि कंपनी पहले प्रोमोटर वहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया को अप्रोच करता है। वो पूछता है फैक्ट्री वालों से कि सर आपका पावर कॉस्ट इज 7 रुपीज़, अगर मैं आपको 5 रुपये में पावर प्रोवाइड कर दूं तो, और आपको 100 रुपये भी स्पेंड नहीं करना, कोई केपेक्स नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केपेक्स सारा उसका। सब कुछ हमारा केपेक्स, आपको 5 रुपये पावर मिल जाएगी। आपको व्हाई नॉट, आपको तो कुछ जाना ही नहीं है। बट आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना पड़ेगा जिसको हम पीपीए बोलते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट। हम आपको बोलेंगे सर 20 साल का आप मुझसे पीपीए कर लो या 25 साल का, 20 साल तक मेरा ही काम यूज। 20 साल तक मैं इसी रेट पे पावर दूंगा आपको। ठीक है। ठीक तो है। कंपनी कैसे कमा रही है इस पे? अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने 5 रुपये पे पीपीए कर लिया। अब हमने क्या किया, हमने उस सोलर पार्क के अंदर इन्वेस्टर से बात की कि सर मेरे पास पीपीए रेडी है 5 रुपये का, मेरे पास इन्फोसिस कह रहा है मैं ले लूंगा 5 रुपये में, मुझसे कजारिया कह रहा है मैं ले लूंगा 5 रुपये में, जो भी है सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मुझे 5 रुपये में पीपीए आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे केपेक्स करना है। हम्म। ठीक है। अब केपेक्स करने में मैं आपको अगर यूनिट इकोनॉमिक्स के हिसाब से समझाऊं थोड़ा सा आपको और अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि 1 मेगावाट अगर मुझे सोलर लगाना है, ग्राउंड माउंटेड लगाना है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2 करोड़ 50 लाख के आसपास वैल्यू पे आपका वो लग जाएगा ठीक है। सोलर प्लांट। तो 1 मेगावाट में 2.5 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ। 1 मेगावाट तकरीबन 18 लाख यूनिट बिजली प्रोड्यूस करती है साल में। 18 लाख यूनिट पे 5 रुपए आपने यूनिट पे बिजली बेची हुई है, तो आपको 90 लाख रुपए साल मिलने वाला है। आपने इन्वेस्ट कितना किया, 2.5 करोड़। उस 2.5 करोड़ को भी आप बैंक फंडिंग करा लेते हैं। आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक आपको 70% फंड कर देता है। ठीक है। तो अगर आप कम भी फंड कराएंगे, आपने 90 लाख फंड कराया, 90 लाख खुद का लगाया, बाकी बैंक से फंड कराया, तो 90 लाख तो आप आईआरआर पूरा 100% ले रहे हैं अपने पैसे का। तो 3 साल में इन्वेस्टर का पैसा पूरा आ जाता है। ठीक। अब ये कंपनी के बाद दोनों मॉडल हैं। ये कह रहे हैं मेरे पास अपना पैसा है तो हम आईपीपी पे, इन्होंने 4.5-5 रुपए पे सारी पावर अपनी बेची हुई है। ठीक है। विच इज अ वेरी गुड रेट आज की डेट में। ये हो गया। प्लस में क्या होता है, ऐसे सोलर पार्क लगा के आप बीइंग एज ए इन्वेस्टर आप कहते हो यार मैं भी करना चाहता हूँ, तो ये आपको बोलेंगे सर मैं करवा दूंगा, पर सारा पार्क मैं लगाऊंगा, आपका केपेक्स मैं करूंगा, ईपीसी वर्क मैं करूंगा, तो आपको ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा पार्क लगाने का, तो उस पर भी मैं 6-7% पैट मार्जिन इसमें इस बिजनेस में है, तो मुझे वो भी मिलेगा। अब 100 मेगावाट का अगर मैं टोटल काम करता हूँ तो मैं तकरीबन 60-70 करोड़ के आसपास मैं कमा सकता हूँ। 100 मेगावाट में 100 करोड़, 7 करोड़ के आसपास का मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा फ्रॉम ईपीसी, और पावर बेच के तो मैं जो कमा सकता हूँ कमा सकता हूँ। सबसे अच्छी बात क्या है, 25 साल के एग्रीमेंट है। मैंने आज काम कर लिया, कोई ऐसा बिजनेस है देश में जिसमें आज आप पैसा लगाओ और 25 साल तक धंधा करना ही नहीं है, 25 साल तक कोई टेंशन ही नहीं है। कुछ भी नहीं है। हम्म। ओरियाना सेम काम करता है, ये जीआरई सेम काम करता है, इस तरह बहुत सारी कंपनी ये सारे काम करती है। ठीक है। तो प्रोमोटर स्टार्टिंग में बहुत सिंपल था, नाउ ही टर्न्स वेरी एग्रेसिव, और वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो कई कंपनियां मैंने अपनी लाइफ में देखी जहां प्रोमोटर स्टार्टिंग में बहुत स्लो था या हमें लगता था कि इतना ही करेगा, उसने हर बार ओवर डिलीवर किया। ठीक है। तो वहां पे हमें लगता है कि ठीक है, ऐसे ये एक एक्सपीरियंस है, इट्स अ जर्नी, आपको हर रोज ऐसा कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। चलो इसे तो प्रमोट किया था, इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू बताइए आप थोड़ा। तो इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा ऐसा कि जैसे कि आपने नोटिस किया हो कि ये वाला इन्वेस्टर है जिसके आप काम करते हैं, या फिर आपने उनके साथ काफ़ी काम किया है, जिनका लाइक वर्क पेस बहुत ज़्यादा स्लो है बट स्टिल ज़्यादा बहुत रिटर्नेबल है। देखो, आई एम कनेक्टेड टू लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, सब लोगों के साथ अच्छी दोस्ती है बहुत लोगों के साथ। तो जनरली
हम क्या करते हैं, हम कभी भी अकेले इन्वेस्ट नहीं करते, हम लोग सब लोग मिलके इन्वेस्ट करते हैं। कुछ पैसा मैंने डाल दिया, कुछ मेरे और फ्रेंड ने डाल दिया, कुछ और ने डाल दिया, तो दे आर लाइक को इन्वेस्टर्स विद अस। सब लोग मिलके इन्वेस्ट करते हैं। उसमें बहुत बड़े बिग नेम्स भी हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग भी साथ में मिलके कर रहे हैं, नॉर्मल इन कैटेगरी के इन्वेस्टर्स भी हैं, सब करते हैं। हर इन्वेस्टर का अपना अपना स्किल सेट है। जनरली छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं, जिनका टिकट साइज इज 1 करोड़ फॉर अ कंपनी, वो कोई होमवर्क जनरली करते नहीं है। वो 90% वो हमारी ही कन्विक्शन पे प्ले करते हैं, बोरोड कन्विक्शन पे होते हैं, तो वो सेल्फ कन्विक्शन पे काम नहीं करते। बट इफ यू टॉक अबाउट ऑल बिग इन्वेस्टर्स लाइक मुकुल भाई एंड ऑल सच पीपल, तो वो अपनी कन्विक्शन पे काम करते हैं। वो पूरा जितना हम होमवर्क करते हैं, वो भी उतना ही होमवर्क करते हैं। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि अंकित जी ने होमवर्क कर लिया, हम होमवर्क नहीं करेंगे, नहीं। वो अपना होमवर्क अपने तरीके से करेंगे। और हम लोग कभी भी एक दूसरे की कन्विक्शन से इन्फ्लुएंस भी नहीं होते ओके। कि कोई कंपनी उनको पसंद है तो ये नहीं, उनको पसंद है तो मुझे पसंद है, मुझे पसंद है तो उनको पसंद नहीं। सब अपनी अपनी कन्विक्शन पे काम करते हैं। तो दैट्स वाई दे आर वेरी बिग इन्वेस्टर्स। तो उनका स्टाइल, इन्वेस्टिंग का तरीका वो बहुत अच्छा होता है। तो सर लाइक मैंने पढ़ा था, आप भी बताइए थोड़ा, कि ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जैसे जिनको हम सुपर इन्वेस्टर के इसमें देखते हैं, जो नहीं आते, बहुत ज़्यादा अनोनिमस है, जिनके पास कैपिटल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यस, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो सुपर इन्वेस्टर हैं, करेक्ट, पर उनको कोई जानता ही नहीं है। एंड आई हैव सीन मेनी ऑफ देम, देयर होमवर्क इज सुपर्ब, सुपर्ब होमवर्क। उनका देयर वे ऑफ डूइंग इन्वेस्टिंग ना, आप देख के कहोगे यार आई लव इट। हम्म। वहां जाके आप भी कभी कभी ऐसा मन में मेरे भी आ जाता है कि यार अब होमवर्क करने की क्या जरूरत है, जब इनको पसंद आ गया। क्योंकि वो हमसे भी डबल होमवर्क करते हैं। अगर मैं एक दो नाम, दो तीन नाम आपको एग्जांपल दूं, तो लाइक राकेश कटोटिया जी हैं फ्रॉम शुभकाम वेंचर्स। ही इज अ वेरी बिग इन्वेस्टर, जबरदस्त होमवर्क करते हैं। और मैं बात करूं तो वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड इज रोहित कोठारी, ही इज ऑल्सो वेरी बिग इन्वेस्टर। तो उनकी टीम जब सवाल पूछती है तो ऐसा लगता है बंदूक से गोलियां चल रही हैं। ये सब सब अपना पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेज करते यस, हैं। और मैंने देखा है प्रमोटर नर्वस हो जाते हैं उनके सामने बैठते हुए। ओके। यस, एक बहुत बड़े प्रमोटर के साथ अभी मैं एक कंपनी में उनके साथ मिला, राकेश कटोरिया जी की टीम के साथ। तो प्रमोटर बाहर आने के बाद मुझे कहता है, सर ये मेरे धंधे से ज़्यादा, नहीं, ये मुझसे ज़्यादा मेरे धंधे को समझते हैं। इतना तो मुझे भी नहीं पता था अपने बिजनेस के बारे में, ऐसे नंबर्स पे था सब कुछ। दे नो एवरीथिंग। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, रोहित भाई हो गए, राकेश जी हो गए, एंड वरुण डागा जी हैं फ्रॉम गिरिक कैपिटल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो एनोनिमस की तरह मार्केट में हैं, जिनको आम आदमी नहीं जानता, और वो भी लाइमलाइट से बाहर रहते हैं। तो सर इन इन्वेस्टर्स की जर्नी में हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? सर इन इन्वेस्टर्स की जर्नी जनरली पब्लिक को पता भी नहीं लगती, इनकी होल्डिंग भी पब्लिश नहीं होती। ट्रेंड लाइन वगैरह पे बहुत बाद में जाके क्वार्टर एंडिंग के बाद आपको पता लग जाए तो लग जाए, वैसे जनरली आपको नहीं पता लगेगी। बहुत टफ होता है। ओके। तो आपके हिसाब से अगर किसी के पास एक साइजेबल अमाउंट का फंड है, उसको स्टार्ट करना है, बट वो प्री आईपीओ में एंटर नहीं कर सकता, आईपीओ में उसकी इतनी जान पहचान नहीं है कि उसको एंकर ये सब मिल जाए, और वो एंकर में आ भी नहीं सकता क्योंकि उसके लिए एआई है। एंकर के लिए ही नीड्स अ फंड, हाँ। क्यूआईबी। यस। तो इंडिविजुअल है, तो और आईपीओ में भी अगर लगाता है, तो आजकल आपने देखा ही है कि एनआईए और जनरल में इतना ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया कि मिलना वैसे ही मुश्किल है। तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए और किन कंपनियों में फिर वो इन्वेस्ट करे जिससे उसको एक अच्छा साइजेबल रिटर्न मिल सके? सर देखिए, अगर आप एक स्टेप किसी भी चीज़ में पीछे हैं बाय एनी रीज़न, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। ठीक है, एक दिन आएगा जब आप अच्छी इन्वेस्टिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मर्चेंट बैंकर अप्रोच करेंगे। वो कहेंगे यार ये जो इन्वेस्ट करते हैं ना, बहुत अच्छी निकलती है वो कंपनी, और अपनी अच्छी नई अच्छी कंपनी में इनको साथ लूंगा एज अ को इन्वेस्टर। तो वो अप्रोच आएगी, बट इट्स अ स्टेज। आपको अर्ली स्टेज पे कभी ऐसा नहीं होगा। तो यू हैव टू चूज कंपनी फ्रॉम द मार्केट ओनली। लिस्टिंग के बाद ये नहीं है कि लिस्टिंग में डबल खोल गया तो उसके बाद स्कोप खत्म हो गया। लिस्टिंग के बाद ये नहीं है कि उसमें स्कोप खत्म हो गया। अगर आप कंपनी को समझते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मुझे लगता है कंपनी 100 रुपए की है और ये 2000 के होने वाला स्टॉक है, इसमें दम है, 3 साल 4 साल में 2000 हो सकता है, तो क्या 100 में लिया, क्या 200 में लिया, क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप 2000 को 200 से देखो या 100 से देखो, तो उधर आपने 1900 बचाया, मैंने 1900 बचाया, आपने 1800 बचा लिया। तो ये तो एक सिर्फ माइंड की परसेप्शन है कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आप एटलीस्ट आओ तो इन्वेस्ट तो करो।
जैसे आपका साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको मर्चेंट बैंकर और ये लोग अप्रोच करना शुरू करते हैं। बट मार्केट में, लिस्टेड मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल, बहुत कंपनी है। हम्म। आपने अभी इस पर्टिकुलर टाइम में जो कोविड के बाद से, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, कौन सी ऐसी पर्टिकुलर कंपनी है, कंपनी के जिसका मतलब सेक्टर भी बहुत अनयूजुअल हो, जिसमें आपने इन्वेस्ट किया और उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न दिए अभी फ़िलहाल के लिए? अभी अभी मैंने एक कंपनी में 1 महीना पहले इन्वेस्ट किया था। एक कंपनी थी गोल्डियम इंटरनेशनल, लिस्टेड है ये? लिस्टेड कंपनी है। तो हमारे को इन्वेस्टर ने मुझे सजेस्ट किया इट्स अ गुड कंपनी, और हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो मैंने कंपनी को सुना, समझा, मैंने रिक्वेस्ट डाली उनको कि भाई मैं कंपनी को सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो आई वेंट देयर, मैंने फैसिलिटी देखी, चीज़ें समझी, तो मुझे लगा इट्स अ गुड कंपनी। फिर हमने सारे एक-एक बिज़नेस मॉडल समझा, फिर हमने फाइनेंशियल देखे, हर चीज़, एवरीथिंग वाज़ परफेक्ट। तो वी इन्वेस्टेड एट द प्राइस ऑफ अराउंड 330-40 के आसपास अभी हमने इन्वेस्ट किया था। नाउ इट्स ट्रेडिंग एट अराउंड 430, अभी 1 ही महीना हुआ है। तो ऐसी कंपनियाँ बहुत मार्केट में चलती हैं। अभी एक कंपनी में अभी हमने इन्वेस्ट किया है, दैट इज़ समान कैपिटल, जो जिसका नाम पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस था। इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड कंपनी, पूरी टर्न अराउंड स्टोरी है। तो मुझे लगता है 2-3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, मेरा ऐसा मानना है। तो मैंने ऐसा देख के, समझ के फिर हमने इन्वेस्ट किया। तो सर जैसे कि इसे टर्न अराउंड स्टोरी है, जैसे कि आप, क्योंकि आपने प्रमोटर से डायरेक्ट कॉन कॉल किया। नॉट जस्ट कॉन कॉल किया, तो सब प्रमोटर की कॉन कॉल होती है। इट्स अ प्रैक्टिस इन द मार्केट कि एवरी क्वार्टर कंपनी की कॉन कॉल होती है। एनीवन कैन जॉइन दैट कॉन कॉल, और उसकी ट्रांसक्रिप्ट स्टॉक मार्केट की साइट से आप ले भी सकते हैं। तो ये नहीं है कि ये प्राइवेट क्लब की तरह कि मुझे मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, सबको मिल सकता है। तो सर लाइक मैं बेसिक से पूछूंगा, जैसे कि बिहाइंड द बैलेंस शीट तो मैंने जान ली, अब बिहाइंड द बैलेंस शीट जिस टाइप पे आप लोग जाते हैं, उस टाइप पे हम इनिशियली कैसे जा सकते हैं, किसी की हमें जानना है सब कैसे? बहुत आसान है। आपको जो कंपनी समझ में आती है, आपको लगता है इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएँ या स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएँ, उस कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल उसमें होगी। आप उस पे कॉल कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं। आप बोलेंगे आई वांट टू कनेक्ट विद द सीएस और इन्वेस्टर रिलेशन के लिए, या उन्होंने किसी और को अपॉइंट किया हुआ है तो मैं उससे बात करना चाहता हूँ। आप उनको बोलेंगे कि आई एम इन्वेस्टर, मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं कंपनी को थोड़ा-सा और समझना चाहता हूँ। अगर हमारी कोई ऑफ़िशियल प्रेज़ेंटेशन कोई है, तो आप मुझे शेयर कर दें, मैं पहले समझ लेता हूँ। अगर कोई कंसर्न्ड पर्सन है जो मुझे बिज़नेस और अच्छे से समझा सकता है, तो आप मुझे उससे कनेक्ट कर दें। अदरवाइज़ आप एक मेल डाल सकते हैं कि आई वांट टू विज़िट द फैसिलिटी, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ आपके बिज़नेस को, आई वांट टू डीप डाइव इंटू द बिज़नेस, थोड़ा-सा देख के समझना चाहता हूँ। उसमें मतलब 90% कंपनी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगी, दे विल इनवाइट यू। ओके। यस, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ये जनरली लोग करना नहीं चाहते, लोगों को लगता है बहुत टफ है। नहीं, बहुतों को सर पता भी नहीं होता। हाँ, मे बी, या ऐसा माइंड में मिथ बना हुआ है कि ऐसे तो हम कंपनी में कनेक्ट ही नहीं कर सकते, मैं तो छोटा इन्वेस्टर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे-बड़े की कोई डेफिनिशन नहीं है मार्केट में, सेबी ने ऐसा कुछ क्लॉज़ नहीं दिया हुआ कि छोटा इन्वेस्टर बात नहीं कर सकता कंपनी से, छोटे इन्वेस्टर का राइट नहीं है पूछने का। इफ यू आर होल्डिंग अ सिंगल शेयर ऑफ अ कंपनी, आप कंपनी से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सर अभी मैं एक टॉपिक डेविएट पे भी आना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप ग्रीन स्टील के बारे में बड़ा बात करते हैं। तो ये ग्रीन स्टील क्या है? और लाइक आप स्टील की कंपनीज़ में भी मैं देखता हूँ आप काफ़ी बुलिश रहते हैं आजकल। सर स्टील की कंपनी में अभी रिसेंट में हमने एक कंपनी की है स्टील की, तो दैट कंपनी कैन एंटर इनटू ग्रीन स्टील। तो ग्रीन स्टील है क्या, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आई विल नॉट टॉक अबाउट द कंपनी, आई विल टॉक अबाउट द ग्रीन स्टील होता क्या है। ग्रीन स्टील इज कि जो स्टील प्रोड्यूस होता है उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था, ठीक है। वेदर इट्स वॉज कोल और नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी क्या था। तो अगर उसका सोर्स ग्रीन सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, तो या उसकी पावर का ग्रीन सोर्स से आई, तो वो ग्रीन कहलाएगा। ठीक, मतलब कुछ अलग नहीं है, पर एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वर्ड इज टू मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन सोर्सेज ऑफ पावर। अगर आप देखेंगे तो हर जगह यही चर्चा चल रही है कि हमें रिन्यूएबल्स पे चलना है, ग्रीन पे चलना है। तो ग्रीन स्टील इज कि अगर आपने ग्रीन सोर्स से बिजली ली या पावर ली, तो वो ग्रीन हो गया। से फॉर एन एग्जांपल, अगर वो स्टील प्लांट है, उसने एक सोलर का प्लांट लगाया, छोटा सा सोलर पार्क लगाया, उस पार्क से बिजली बनेगी, उससे वो एक इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट बनाता है, लगाता है साथ में। इलेक्ट्रोलाइजर के थ्रू आपकी ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी। तो वो अपने प्लांट में कोल बर्न करने की जगह ग्रीन हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करेगा।
तो दैट विल बी कंप्लीटली ग्रीन। आपने कोई एमिशन पैदा नहीं की तो वो प्रोडक्ट ग्रीन हो गया, विच इज इन डिमांड। बहुत जगह बहुत कंपनीज में मैंडेटरी है कि आपको ग्रीन सोर्स ऑफ ग्रीन एनर्जी यूज किया हुआ प्रोडक्ट ही यूज करना है। तो इट्स अ वेरी बिग मार्केट, तो उसे हम ग्रीन स्टील बोलते हैं। तो ग्रीन मतलब अगर हम सोर्सेज की बात करें तो आज भी हाइड्रोजन से स्टील बन सकता है, बट दैट इज ग्रे हाइड्रोजन, दैट इज नॉट ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन जो रिन्यूएबल से, जो इलेक्ट्रोलाइसिस से पानी को स्प्लिट करके H2O को हम स्प्लिट करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो चीजें, तो उसमें आपका एमिशन कहीं से नहीं निकले। ओके, तो बेसिकली हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। यस। तो ऐसी कौन सी कंपनी है सर जो ग्रीन स्टील में आजकल काफ़ी एक्टिव है? सर ग्रीन स्टील में अभी तक एज ऑफ नाउ कोई एक्टिव नहीं है। Everybody is planning to enter that market. It is a totally untapped market. Only Europe has entered into the green steel concept. तो हमारे इंडिया में थोड़ा केपेक्स को लेके लोग घबराते हैं, क्योंकि इसमें केपेक्स थोड़ा और बड़ा होता है, क्योंकि पहले आप सोलर लगाएंगे, फिर आप इलेक्ट्रोलाइजर लगाएंगे, दो आपका डबल केपेक्स पहले ही होगा। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग इंडियन कल्चर में हमें पहले ये सिखाया गया, पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो, इन्वेस्टमेंट पे फोकस कम करो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा करो। तो हम लोग कहते हैं यार नहीं, मुझे तो ग्रीन हाइड्रोजन 170 रुपये केजी मिल रही है, ग्रे हाइड्रोजन, तो मैं ग्रीन करके उसको 350 में क्यों लूँ? सही बात है। तो वो माइंड सेट नहीं है। तो धीरे धीरे टाइम विल चेंज, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। पहले स्टार्ट होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसको शुरू करती हैं, फिर धीरे धीरे ये बिजनेस इवॉल्व होता है, गवर्नमेंट उस पर इंसेंटिव्स डिक्लेयर करती है, इन उन इंसेंटिव्स के लालच में लोग बड़े बड़े प्लान लगाते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के कारण से उसकी कॉस्टिंग अपने आप ठीक हो जाती है। अगर आप सोलर से ले इसी कॉन्सेप्ट को, तो सोलर मॉड्यूल क्या कॉस्ट पे आता था, आज सोलर मॉड्यूल का कॉस्ट कुछ भी नहीं रह गया। इंडिया की मार्केट डेवलप हो गई है, बिकॉज गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि आपको इंडियन मैन्युफैक्चर मॉड्यूल ही लगाना है। तो सर कोई ऐसा रीज़न है कि मैंने नोटिस किया, पता नहीं क्यों, क्योंकि कोविड के बाद से एकदम से सोलर नंबर ऑफ कंपनीज के आईपीओ भी बहुत आने लग गए। एल्पेक सोलर आ गया, ओरियाना पावर आ गया, सनगानर आ गया, सब सोलर से रिलेटेड है और सोलर में ही काम कर रहे हैं, और सब मल्टी बैगर भी सर जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, सोलर की मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, जिसको हम लोगों को लगता है कि सोलर की बहुत सारी कंपनी आ गई तो क्राउडेड हो जाएगा। आज भी अगर हम बात करें तो इंडिया में इस साल लगभग 60 गीगावाट के आसपास का सोलर का इंस्टॉलेशन लाइव हो जाएंगी, 60 गीगावाट, विच इज़ अ गुड नंबर। 2020-30 तक हम लोगों को कुछ 500 गीगावाट तक जाना है, ठीक है, जो हम टोटल 100 गीगावाट या 125 गीगावाट पे खड़े हैं, तो अभी बहुत अपसाइड बचा है। सेकंड पॉइंट, पैरेलली ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए भी सोलर चाहिए, तो उसको एडिशनल 140 गीगावाट और चाहिए। तो अब 500 गीगावाट नहीं, 640 गीगावाट मार्केट हो गया। हो गया। ठीक। हम्म। तो बहुत अपसाइड है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिसको हमें समझना चाहिए। मैं आपको एक साइकिल से समझाता हूँ कि हमें लगता है सोलर मॉड्यूल लग गया तो काम हो गया, नहीं। सोलर ईपीसी एक काम हो गया, जिसमें आप ईपीसी का काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं, आप किसी को सोलर लगा के दे रहे हैं, तो एक मार्केट बन गई ईपीसी बिजनेस। सेकंड हो गया आईपीपी बिजनेस, जिसमें आप पावर बेच रहे हैं। ठीक है, उससे जो पावर जनरेट हुई है मैं पावर डायरेक्ट सेल कर रहा हूँ। पावर, जैसे मैंने आपको एक पार्क वाला एग्जांपल दिया, सोलर पार्क का, तो सेकंड मॉडल वो हो गया, तो दो मार्केट ही हो गए। थर्ड मार्केट हो गया छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं हमारे रोड स्ट्रीट लाइट्स को करने के लिए, सोलर पंप्स लगाने के लिए, ये वाला मार्केट हो गया। अब अगर मैं इसके पीछे आऊं मार्केट को देखने, तो सब किससे चलता, मॉड्यूल्स, सोलर मॉड्यूल से। तो सोलर इंडिया को अगर 60 गीगावाट साल में बनाना है, तो उसको 60 गीगावाट मॉड्यूल चाहिए अपना खुद का। इंपोर्ट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा दी है, तो वायबल नहीं है, तो इंडिया का मॉड्यूल यूज़ हो रहा है। तो 60 गीगावाट ये अभी तक पूरा नहीं लगा इंडिया में। इंडिया में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज 60 गीगावाट, बट ऑपरेशनल कैपेसिटी इज 60%, तो 36 गीगावाट है अभी तक ऑपरेशनल। जो हम कैपेसिटी को काउंट करते हैं, सपोज मैंने 1 गीगावाट का प्लान लगाया, तो 1 गीगावाट की प्रोडक्शन का मतलब है मैं पूरे 365 दिन और 24/7 उसको चला रहा हूँ। वो हमारे इंडिया में चलता नहीं है। कोई 8 घंटे चलाता है, कोई 12 घंटे, कोई 16 घंटे, 24 घंटे चलाने वाले बहुत रेयर कोई प्लेयर्स हैं। तो 60% कैपेसिटी इज द ऑपरेशनल कैपेसिटी।
तो मॉड्यूल में ही जगह बची हुई है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, मॉड्यूल खत्म होने के बाद शुरू हो रहा है सेल। 60 गीगावाट मॉड्यूल चाहिए तो 60 गीगावाट सेल भी चाहिए। सेल में इंडिया में ऑपरेशनल कैपेसिटी, ऑपरेशनल की, इंस्टॉल की बात नहीं कर रहा, ऑपरेशनल कैपेसिटी 3 गीगावाट, तो 57 गीगावाट बचा हुआ है। जो ऑर्डर्ड लाइन है, अगर हम बात करें तो लगभग 15 गीगावाट के आसपास ऑर्डर्ड लाइन है, जो 1 से 1.5 साल तक इन्वेस्ट होंगी। तो 60 तक जाने में तो भी हमारे देश को कई साल लगने वाले हैं। अब हम सेल के पीछे चलते हैं, सेल कहाँ से आया? तो सेल बनता है वेफर से। तो अब इंडिया को 60 गीगावाट वेफर चाहिएगा, जो कि आज सिंगल गीगावाट भी इंडिया में नहीं है। वेफर के बाद अब जाएंगे तो उसके बाद आएगा इंगट। पॉलीसिलिकॉन को मेल्ट करके आयरन ओर की तरह वो होता है, तो उसको मेल्ट करके बनता है इंगट। तो 60 गीगावाट आपको इंगट चाहिएगा। तो लोगों को लगता है कि सोलर की कंपनी बहुत तेज हो गई है तो अब वो नहीं चलने वाली। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है करने को। जो मॉड्यूल बना रही है वो सेल लगा रहा है, जो सेल लगा रही है वो आगे वेफर लगाएगा, वो वेफर से पीछे जाएगा तो वो इंगट लगाएगा। अभी बहुत बहुत रूम है मार्केट में। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सोलर छोटी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट। और अभी इवॉल्व होती जा रही है। Yes. और आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट इंडिया। अगर इंडिया स्टोरी की बात करूं, और आसपास की जो छोटी कंट्रीज है उनको कौन देगा? आज इंडिया ने मॉड्यूल डेवलप कर लिए, तो आसपास जैसे ही ओवर कैपेसिटी होगी तो इंडिया विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग द मॉड्यूल्स, और इंडिया विल फोकस ऑन सेल। इंडिया सेल की कैपेसिटी बढ़ाएगा, मॉड्यूल बाहर बेचना शुरू कर देगा। ठीक। फिर जैसे सेल बेचना शुरू करेगा बाहर वालों को, वो लोग मॉड्यूल लगा लेंगे। जैसा अफ्रीकन कंट्री से हम बात करते हैं कि जो यूएस ने किया अब वो आगे इंडिया करेगा, जो इंडिया ने कर चुका वो आगे 10 साल या 15 साल के बाद अफ्रीका करेगा। द सेम वे इट गोज ऑन। तो इसलिए बहुत लंबी स्टोरी है। तो सर जैसे कि ये तो मैंने आपकी एंट्री स्ट्रैटेजीज जान ली, अब आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजीज क्या रहती है? कि जैसे कि कोई भी कंपनी में इतना टाइम इन्वेस्टेड है। सर हम जनरली एग्जिट लेते नहीं हैं, बहुत रेयरली हम एग्जिट लेते हैं। जब तक प्रमोटर कहता है कि मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है, मेरे पास बहुत स्केलेबिलिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, तब तक हम बैठते हैं। जहाँ हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी अब कहीं ना कहीं कंपनी ऑप्टिमाइज होकर पूरा एक ऑप्टिमम लेवल पे आ गई, अब आगे बढ़ना मुश्किल लगता है, तो वहाँ हम एग्जिट ले लेते हैं। और वो कैसे डिटरमाइन करते हैं सर आप? हर कॉन कॉल पे, हर क्वार्टरली वी रिव्यू एवरीथिंग। तो कॉन कॉल करते हैं, रिव्यू करते हैं, समझते हैं अब हम कहाँ खड़े हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो अगर लगता है कि चैलेंजेस हैं तो हमें लगता है निकल जाना चाहिए। तो सर रिसेंटली अभी स्टॉक मार्केट को लेके जिस वे पे चल रही है, आपको क्या व्यू है कि लाइक इससे आगे जाएगी, कि अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस 1 साल के पीरियड में? सर देखो, मार्केट बहुत रीजनेबली वैल्यूड है। अभी छोटी सी करेक्शन मार्केट में पीछे चल रही थी। अब लोग सोचते हैं कि करेक्शन आए ना तो, बट दैट इज नॉट द नेचर ऑफ मार्केट। नेचर ऑफ मार्केट इज अप्स एंड डाउन्स, वो मार्केट का नेचर है। तो करेक्शन इज नॉट रॉन्ग। सेकंड, ये करेक्शन आया क्यों था? ये आया था अर्निंग्स के कारण। 2 क्वार्टर की अर्निंग्स कम अच्छी आई थी बड़ी कंपनीज की, और उसका भी एक बहुत अच्छा रीज़न है जो आम आदमी ने उस रीज़न को नहीं समझा। उसने कहा अर्निंग नीचे आई थी तो बाजार में मंदा आ गया। अर्निंग नीचे आने का कारण होता है, हर 5 साल में जब भी इलेक्शन ईयर आता है ना, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक बार रुक जाती है 6 महीने के लिए। वो आप कभी भी देखोगे, हर 5 साल का जो पैटर्न, जिस साल इलेक्शन आई होगी, अब 2 क्वार्टर देखोगे तो खराब मिलेंगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग रुक जाएगी, वो नया प्रोजेक्ट होगा तो उसको डिले कर देंगे, चल रहा होगा तो उसको डिले कर देंगे, किसी की पेमेंट डिले कर देंगे, तो वो चलेगा। इट्स अ पार्ट। वो अब ओवर हो चुका है तो मार्केट्स आर लुकिंग नाइस। अच्छा है, मार्केट बहुत अच्छा है आगे के लिए। तो सर अभी फ़िलहाल अगर मैं हूँ, आप मेरे को कौन सी कंपनी सजेस्ट करेंगे जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? सर देखिए, मैं आपको कंपनी स्पेसिफिक मैं नहीं बोलूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी किसी कंपनी में पैसा लगाएं तो एटलीस्ट आप ट्राई करें, मेरे कहने से स्टॉक एक्सचेंज पे जाएं, उसकी पूरी कॉन कॉल अटेंड करें, उसको समझें, उसकी डेक देखें, कंपनी को फ़ोन करके या मेल करके एक मेरे वाले पैटर्न पे ट्राई करके देखें। तो मुझे लगता है आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ओके। आप मुझे बताओगे कि रंगी जी ये कंपनी वाकई बहुत अच्छी थी, जिसमें आपने लगाया ये कंपनी बहुत अच्छी थी। आपको मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा कि आपने क्यों लगाया। हमें पूछना क्यों पड़ता है? क्योंकि अगर हम होमवर्क ना करें और हमें लगता है शॉर्टकट चाहिए, तो मैं आपसे कहूँगा आप ही बता दो यार। पर लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा बनना है, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, तो उसके लिए होमवर्क भी बड़ा होना चाहिए। होना चाहिए, सही बात है। तो सर अब एक चीज़ मैं आपकी इस पर्सनल लाइफ पे आऊँगा थोड़ा।
कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होते जिस टाइम पे, या पूरे दिन तो आपके कॉल्स चलते रहते हैं, आप प्रमोटर्स के साथ, तो आप क्या कर रहे होते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट नहीं कर रहे तो? मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कि मैं क्या कर रहा होता है। प्रोबेबली मैं आर्बिट्रेज कर रहा होता। आज भी मेरे पास मेरे एक डेस्क है जहाँ हम आर्बिट्रेज करते हैं स्टॉक मार्केट, बिकॉज इट्स अ रिस्क फ्री बिजनेस। तो हमें लगता है ठीक है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लो, 12-15%, 16% रिटर्न आता है, वी आर हैप्पी विद दैट। तो मुझे लगता है मैं वही कर रहा होता, बिकॉज हम लोग बिजनेस करने के लिए बने ही नहीं है। अगर आप मुझे बिजनेस पे बिठाएंगे ना, वो बिजनेस बंद हो जाएगा। वी आर सो बैड इन डूइंग बिजनेस, और जनरली एवरी इन्वेस्टर इज वेरी बैड इन डूइंग बिजनेस। वी आर गुड इन एनालाइजिंग दैट बिजनेस, बट वी आर नॉट गुड इन डूइंग बिजनेस। तो मैं जिंदगी में कभी काम नहीं करूंगा। एक कंपनी के प्रोमोटर ने मुझे बड़ी अच्छी बात सिखाई थी। उन्होंने मुझे 2 बात मेरी लाइफ की बड़ी अच्छी बात सिखाई। एक, उन्होंने कहा लर्न टू से नो। पहले मुझे ना बोलना नहीं आता था, तो आज से कुछ 5 साल पहले उन्होंने मुझे कहा कि आपको ना बोलना की आदत डालनी चाहिए। तो आई लर्न दैट। आज मैं क्लियरली नहीं करना तो मैं प्रोमोटर के मुंह पे बोलता नहीं करना तो नहीं करना, मुझे नहीं पसंद कंपनी, इस रीजन से नहीं पसंद, सब नहीं पसंद। एक चीज। सेकंड, उन्होंने मुझे कहा सर आप लोगों को ना धंधा करना नहीं आता, तो जिंदगी में आप धंधा मत करना। एंड आई एडमिट इट, और मैं बहुत उनको हमेशा इस चीज़ के लिए प्रेज करता हूँ जब भी मिलता हूँ। तो मैंने कहता मैं जो कुछ भी हूँ उसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है, आपकी इन 2 एडवाइस का बहुत बड़ा रोल है। तो आप मुझे बोलेंगे सर ये आप बिजनेस कर लो सोलर का, इसमें 100 गुना बिजनेस पैसा हो जाएगा। मुझे पता है इंडस्ट्री टेलमेंट्स हैं, आप कहोगे सोलर सेल का प्लांट आप लगा लो, उसमें इतना पैसा बन जाएगा। आई विल नॉट इन्वेस्ट अ सिंगल पेनी इनटू माय बिजनेस। और आपको भी एडवाइस नहीं करूंगा कि अगर गलती से मैं बिजनेस करने लगे हो तो मेरे बिजनेस पे इन्वेस्ट कीजिएगा, कभी नहीं करना चाहिए। जो धंधा करने के लिए बना है, जो बिजनेसमैन है, उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टर को इन्वेस्टर बनना चाहिए, बिजनेसमैन को बिजनेसमैन बनना चाहिए। और एक और बात मैं आपको बड़ी अच्छी बोलूंगा, यही चीज हमारे देश में हो रही है। हमारे देश में 95% लोगों को बिजनेस करना नहीं आता। 95% लोगों को बिजनेस करना नहीं आता, सिर्फ 5% लोगों को बिजनेस करना आता है। तो मैं मेरा एडवाइस ये है सब लोगों को कि उन 95% लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए। उनको अपना पैसा उन 5% लोगों में लगा देना चाहिए जिनको बिजनेस करना आता है। सही बात है। उन 5% लोगों को बिजनेस तो करना आता है, पर उनके पास पैसा नहीं है। तो आप उनकी हेल्प कर सकते आप उनमें पैसा डालें, उसकी जर्नी में पार्टिसिपेट करें, ट्रेवल करें उसके साथ, आप बहुत बड़े बन जाएंगे। इंस्टेड आप पूरे दिन बिजनेस करें, आप बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। लोग छोटे छोटे बिजनेस में डाल लेते हैं, वो बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। स्केलेबल नहीं है वो। यस। वैसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने आर्बिट्रेज की बात की, तो बहुत लोग आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत लोग आते भी हैं कि लाइक हम आर्बिट्रेज में भी घुसेंगे, तो अब भी इस बिजनेस में घुसना सस्टेनेबल है? इफ यू आर हैप्पी विद द रिटर्न ऑफ 14-15%, तो देन इट्स ओके, बट इट्स अ बिजनेस ऑफ स्केल। आप छोटे स्केल पे नहीं कर सकते। यू हैव टू पुट लॉट ऑफ लीज लाइन्स, आपको बहुत सारी कनेक्टिविटी और इंफ्रा लगाना पड़ता है। तो वो वायबल ही होता है जब तक आप 30-40 करोड़ से कम लगाएंगे, तो वायबल ही नहीं होगा वो बिजनेस। ओके। तो उसकी वायबिलिटी वहां से शुरू होती तो ये 30-40 करोड़ का सेटअप है, या इसके बाद इतने फंड्स इन्फ्यूज करके उस पर ट्रेडिंग है। कर रहे हैं? इतने का विद फंड कि 30-40 करोड़ से कम अगर आप आर्बिट्रेज में शुरू करेंगे बिजनेस को, तो वायबिलिटी नहीं आएगी आपकी। ओके, तो धीरे धीरे हम साइजेबल पोजीशन ले आपको सकते सर्वर रूम बनाने पड़ेंगे, आपको अच्छे लेवल के आईटी पर्सन हायर करने पड़ेंगे, बहुत महंगे महंगे सर्वर डालने पड़ेंगे, एक्सचेंज कोलो की कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी। कोलो का एक रैक लेंगे तो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो 50 लाख 1-1 करोड़ के खर्चे तो ऐसे होंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। तो वो निकालने के लिए मिनिमम 30 से 40 करोड़ की अगर आप पैसा डाल के आर्बिट्रेज के में जाएंगे, तो आपकी वायबिलिटी शुरू हो जाएगी। ओके, गॉट इट। तो सर आई गेस मैंने जितना आज जान सकता था मैंने सब जान लिया, बट क्वेश्चन ऐसे हैं कि कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो मैं कुछ टाइम बाद फिर पॉडकास्ट करना चाहूँगा, मैं पॉडकास्ट में डिक्लेयर कर देता हूँ। या आई लव टू डू दैट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू थैंक यू टुडेज थैंक एपिसोड। यू।